हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम मिलकर आपकी एकेडमिक सक्सेस को आसान बनाएंगे। तो चलिए आज की सुहानी स्टडी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है टोडरमल। टोडरमल शेरशाह और अकबर दोनों के समय भू राजस्व प्रशासन से संबंधित व्यक्ति रहा है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो भगवान दास। भगवान दास कौन थे? अकबर के दरबारी। भगवान दास अकबर के दरबारी थे और प्रमुख राजपूत सेनापति थे। भारमल की बात करें तो भारमल आमेर के राजा थे। भारमल आमेर के राजा थे जिन्होंने अकबर के साथ पहली बार विवाह संबंध स्थापित किए थे। भारमल। मलिक अंबर की बात करें, अहमदनगर सल्तनत का नेता था। इसने दक्षिण भारत में राजस्व प्रणाली शुरू की थी। मलिक अंबर ने दक्षिण भारत में राजस्व प्रणाली शुरू की थी। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने और अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किस शासक ने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। सिक्कों पर टकसाल लिखवाने और अपनी छवि अंकित करने की प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। शेरशाह सूरी की बात करें तो उसने मुद्रा प्रणाली में कई सुधार किए थे और रुपये को मानक मुद्रा बनाया था शेरशाह सूरी ने। अकबर की बात करें तो अकबर अपने शासनकाल के दौरान सिक्कों में कई बदलाव किया था और इन्होंने कुछ सिक्कों पर देवी देवताओं की आकृतियां भी उत्कीर्ण करवाई थी। अकबर। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। विजयालय ने 9वीं शताब्दी में विजयालय ने उरयूर क्षेत्र पर कब्जा किया और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाई थी। तंजावुर को चोल वंश को पुनर्स्थापित किया था। विजयालय ने 9वीं शताब्दी में उरयूर को कब्जा कर तंजावुर को अपनी राजधानी बनाई और चोल वंश का पुनर्स्थापन किया। राजेंद्र प्रथम की बात करें तो राजेंद्र प्रथम सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था। उत्तरी भारत पर सफल अभियान चलाया था और गंगा नदी के क्षेत्र तक को जीता था राजेंद्र प्रथम ने। और उसके बाद इन्होंने गंगईकोंड की उपाधि भी ली थी। नई राजधानी बनाई गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड चोलपुरम किसने? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र द्वितीय की बात करें तो राजेंद्र प्रथम के बाद राजेंद्र द्वितीय ने गद्दी संभाली थी। यह विशेष रूप से कोप्पम की लड़ाई में अपने बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। राजेंद्र द्वितीय कोप्पम की लड़ाई में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। इस लड़ाई में अपने भाई की मृत्यु के बाद इन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया था और चोल सेना को जीत दिलाई थी राजेंद्र द्वितीय ने। किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बाबा बुदनगिरी की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां स्थित है कर्नाटक में। तमिलनाडु केरल की बात करें तो यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ियां और पालनी की पहाड़ियां पाई जाती है। निम्न में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा गॉर्ज। गॉर्ज का निर्माण नदी की अपर्दन प्रक्रिया द्वारा होता है। यह एक संकरी घाटी होती है जो नदी की लंबवत अपर्दन क्रिया द्वारा बनती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? रॉकी पर्वत, हिमालय पर्वत, एंडीज, सियरा नेवेदा। इसका सही आंसर होगा सियरा नेवेदा। सियरा नेवेदा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सियरा नेवेदा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। रॉकी पर्वत की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है और हिमालय एशिया। सियरा नेवादा पर्वत की बात करें तो यह यूएसए में स्थित है। सियरा नेवादा पर्वत जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। आप लोग रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दलहन तथा तिलहन उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए अपना अगला प्रश्न है कि किस देश में ग्रेट स्लेव झील है? ग्रेट स्लेव झील कनाडा में स्थित है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में स्थित है। अफ्रीका की बात करें तो ग्रेट विक्टोरिया लेक अफ्रीका में, ग्रेट विक्टोरिया लेक अफ्रीका में ही है जो वहां 3 देशों में पड़ता है, तंजानिया, युगांडा और केनिया। तंजानिया, युगांडा और केनिया में पड़ता है। दुनिया की यह दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
ग्रेट विक्टोरिया लेक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी का स्रोत ग्रेट विक्टोरिया लेक ही है। जापान की बात करें तो जापान की सबसे बड़ी झील का नाम है लेक बीवा। लेक बीवा। लेक बीवा ताजा पानी की झील है। ताजा पानी की झील है। अपना अगला प्रश्न है कि हम्बोल्ट की जलधारा किस गोलार्ध में बहती है? हम्बोल्ट की जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। यह प्रशांत महासागर में बहने वाली जलधारा है। प्रशांत महासागर में। चुक्सी सागर कहाँ स्थित है? चुक्सी सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। चुक्सी सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक की बात करें तो अटलांटिक महासागर में सारगेसो सागर पड़ता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर की बात करें तो फिलीपीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में आता है। फिलीपीन सागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करें तो तस्मान सागर दक्षिणी प्रशांत महासागर में आता है। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में मैंने बताया सारगेसो सागर। अगला क्वेश्चन है सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश, तो इसका सही उत्तर होगा लेसोथो। लेसोथो नामक देश जो है वह लैंडलॉक्ड देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के, और यह पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका देश से घिरा हुआ है। साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है लेसोथो जो कि सबसे दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश है, यह किस देश से घिरा हुआ है? साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। चलिए जानते हैं लेसोथो देश की राजधानी क्या है। लेसोथो देश की राजधानी मासेरू है। मासेरू। लेसोथो मासेरू। और इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा लोटी है। लोटी। मलावी देश की बात करें तो मलावी की राजधानी लिलोंग्वे है और इसकी मुद्रा क्वाचा है। मलावी, लिलोंग्वे, क्वाचा। माली देश की बात करें तो माली की राजधानी बमाको है। मुद्रा फ्रैंक है। मुद्रा फ्रैंक है। नाइजर देश की बात करें तो नाइजर की राजधानी नियामी है और मुद्रा फ्रैंक है। नाइजर, नियामी, फ्रैंक। इसको एक लाइन में याद कर सकते हैं। मलावी, लिलोंग्वे, क्वाचा। लेसोथो, मासेरू, लोटी। माली, बमाको, फ्रैंक। नाइजर, नियामी, फ्रैंक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह अपनी 3 ज्वालामुखी चोटियों के लिए जाना जाता है। वह चोटियां हैं कीबो चोटी, कीबो, दूसरा है मावेंजी और तीसरा है सिरा। कीबो, मावेंजी और सिरा नामक चोटियों के लिए किलिमंजारो पर्वत जाना जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जिसे उहुरु पीक कहते हैं। उहुरु पीक कहते हैं। यह समुद्र तल से करीब इसकी ऊंचाई 5895 मीटर ऊंची है। 5895 मीटर ऊंची है और यह पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अन्य ऑप्शनों की बात करें तो घाना की राजधानी अकरा है। मुद्रा सेडी है। घाना, अकरा, सेडी। केनिया की बात करें तो केनिया की राजधानी नैरोबी है और मुद्रा सीलिंग है। केनिया, नैरोबी, सीलिंग। आप लोगों से प्रश्न है, बताइए संयुक्त राष्ट्र का वह कौन सा ऐसा संस्था है जिसका हेडक्वार्टर केनिया की राजधानी नैरोबी में स्थित है? अगला ऑप्शन है नामीबिया। नामीबिया की बात करें तो नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। विंडहॉक, और जिसकी मुद्रा नामीबियन डॉलर है। घाना, अकरा, सेडी। केनिया, नैरोबी, सीलिंग। तंजानिया, डोडोमा, सीलिंग। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, मुद्रा सीलिंग। नामीबिया, विंडहॉक, डॉलर। अगला प्रश्न है पोलर सिल्क रोड निम्न में से कौन सा देश बना रहा है? पोलर सिल्क रोड कौन सा देश बना रहा है?
चीन। इसका सही उत्तर होगा चीन। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यह हिस्सा है पोलर सिल्क रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका उद्देश्य आर्कटिक महासागर के माध्यम से जाने वाले समुद्री मार्गों को विकसित करना है, जिससे एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक दूरी कम हो सके। एशिया और यूरोप के बीच में व्यापारिक दूरी कम करने के लिए इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पोलर सिल्क रोड का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? राज्य की बात करें तो 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, गुजरात, राजस्थान एवं पंजाब। गुजरात, राजस्थान एवं पंजाब। इसके अलावे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख, जम्मू कश्मीर व लद्दाख भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर किससे संबंधित है? यह हार्ट अटैक से संबंधित है, हार्ट अटैक से संबंधित है। गोल्डन आवर का अर्थ होता है किसी गंभीर चोट या आपातकालीन स्थिति के बाद का पहला घंटा जो होता है वह गोल्डन आवर कहलाता है, पहला घंटा, फर्स्ट आवर। इस दौरान अगर चिकित्सा सहायता मिल जाता है तो मरीज का जान बचने और उसकी गंभीर दिव्यांगता से बचाने की संभावना सबसे अधिक होती है। फर्स्ट आवर इज द गोल्डन आवर। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है और उसके ब्लड ग्रुप की जांच के लिए समय नहीं है, तो उसे कौन सा ब्लड दिया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ओ निगेटिव। इसका सही उत्तर ओ निगेटिव होगा। इस समूह वाले लोग किसी भी रक्त समूह वाले को रक्त दे सकते हैं, क्योंकि उनकी आरबीसी पर कोई ए, बी या आरएच फैक्टर एंटीजन नहीं होता है। वहीं ए बी पॉजिटिव की बात करें तो यह यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, अर्थात किसी से भी यह ब्लड ले सकता है। ए बी पॉजिटिव जिसका ब्लड है वह किसी से भी ब्लड ले सकता है। जब व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड का प्रेशर, व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसके ब्लड प्रेशर बढ़ती है, क्योंकि उम्र के साथ धमनियां सख्त और कम लचीली हो जाती है, जिससे रक्त को प्रवाहित होने में अधिक बल लगाना पड़ता है। इसलिए उसका रक्तचाप जो होता है वह बढ़ जाता है, इसकी धमनियां सख्त और कम लचीली हो जाती है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में। रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में क्रोमेटोग्राफी एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसका उपयोग किसी भी मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग। अपना अगला प्रश्न है कि कुछ उत्पाद दिए गए हैं और उसके स्रोत आपस में मिलान करना है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है और इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है? लोहा मुख्यतः हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। आप लोगों से प्रश्न है, बताइए इसमें दिया हुआ पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिंच ब्लेंड मोनाजाइट रेत से थोरियम पाया जाता है। हेमेटाइट की बात करें तो लोहा मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जैसे अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट में लोहे की मात्रा लगभग 70% होती है हेमेटाइट में। मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट में और अधिक 75 से 80% होती है मैग्नेटाइट में। और मैग्नेटाइट में चुंबकीय गुण भी होते हैं। मैग्नेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला अयस्क होता है मैग्नेटाइट, इसमें लगभग 75 से 80% होते हैं। हेमेटाइट की बात करें तो इसमें 70% लोहे की मात्रा होती है। इसके अलावे लिमोनाइट और सीडेराइट अयस्क भी है। लिमोनाइट में लोहे की मात्रा लगभग 60% होती है, लिमोनाइट 60%। और इसका रंग आमतौर पर पीला या भूरा होता है। लिमोनाइट का रंग पीला या भूरा होता है। सीडेराइट की बात करें तो इसमें लगभग 45 से 50% लोहा पाया जाता है और इसका रंग राख के समान भूरा या पीला हो सकता है। मैग्नेटाइट की बात करें तो 75 से 80%, हेमेटाइट की बात करें तो 70%, लिमोनाइट में 60% और सीडेराइट में 45 से 50% लोहा पाया जाता है। कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 10 के पावर माइनस 9 सेंटीमीटर। 10 के पावर माइनस 9 सेंटीमीटर।
10 के पावर -6 की बात करें तो इसे माइक्रो कहा जाता है। 10 के पावर -12 की बात करें तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे इसे क्या कहा जाता है। 10 के पावर -12। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान मास प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, और घर्षण होगा तभी, नहीं तो फिसल जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध अर्थात रेसिस्टेंस का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हो? तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है V = IR। हम लोग को क्या निकालना है? R। तो हम लोग क्या करेंगे? V/I करेंगे। V कितना है? 12, और हमारे पास I कितना है? 10। तो 12/10 = हम लोग लिख सकते हैं 1.2 ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम, तो इसका सही उत्तर हो गया 1.2 ओम। यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगुना किया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी = ½ mv² होता है। यहाँ पे हम लोग को वस्तु का वेग दुगुना करने की बात है। वस्तु के पहले वेग है v, अब वस्तु के वेग को कर देंगे 2v, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4v²। तो पहले की अपेक्षा यह 4 गुना हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का वेग दुगुना हो तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में मृगमरीचिका की उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मृगमरीचिका उत्पन्न होने का कारण है। चलिए जानते हैं इस ऑप्शन के बारे में, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? यह एक ऐसी घटना है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाती है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह अपने घटक रंगों BIBGYOR में हो जाती है, विघटित हो जाती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनमें विघटित हो जाती है। यही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या होगा? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। 98.6 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल की बात करें, मानव शरीर का सामान्य तापमान 310.15 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा रैखिक संवेग संरक्षण। रैखिक संवेग संरक्षण। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम कहता है, यदि किसी भी निकाय पर कोई बाहरी बल न लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन है। फाउंटेन पेन। थियोडोर मेमन की बात करें तो लेजर के खोजकर्ता के खोजकर्ता थियोडोर मेमन। टीवी के खोजकर्ता जेएल बेयर थे। टीवी के खोजकर्ता जेएल बेयर थे। अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। डायनामाइट की खोज 1867 ईस्वी में। 1867। कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इस यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाने वाला शहर पेरिस को कहा जाता है। फैशन की नगरी। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है किस देश को? यूक्रेन को। यूक्रेन। आप लोगों से प्रश्न है, यूक्रेन हाल ही में न्यूज में रहा, तो यूक्रेन की राजधानी मुद्रा क्या है और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। ब्लैक फॉरेस्ट। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है, जो कि एक पर्वत है। झीलों का देश कहा जाता है किस देश को? फिनलैंड को। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है।
चलिए आप लोगों से प्रश्न है, बताइए हजारों हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? हजारों हाथियों की भूमि। यूरोप महादेश का भारत कहा जाता है किस देश को? इटली को, क्योंकि इटली भी कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है इटली। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करने वाला इंग्लिश चैनल है। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है इंग्लिश चैनल। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। इटली की गंगा किस देश को कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है इटली की गंगा। काकेशस राज्य के रूप में जाना जाने वाला देश कौन सा है? काकेशस राज्य जॉर्जिया, अर्मेनिया एवं अजरबैजान। कुछ देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे फ्रांस और स्पेन के मध्य में पिरेनीज पर्वत है। पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच है? फ्रांस व स्पेन के बीच में है। फ्रांस एवं इटली के मध्य आल्प्स पर्वत है। फ्रांस एवं इटली के मध्य आल्प्स पर्वत है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बात करें तो इन दोनों के बीच जूरा पर्वत है। फ्रांस स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा पर्वत है। फ्रांस एवं जर्मनी के बीच की बात करें तो यहाँ वॉसजेस पर्वत है। वॉसजेस पर्वत फ्रांस एवं जर्मनी। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र कब बनाया था? 1983 ईस्वी में बनाया था अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र, जो कि दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा शोध केंद्र की बात करें तो 1989 में 1989 मैत्री नाम से बनाया था। अंटार्कटिका में मैत्री के नाम से 1989 में अपना दूसरा शोध केंद्र भारत ने बनाया था, इसका नाम मैत्री है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं एवं अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।